दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? चलिए देखिए, आज से एक नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। क्या है उसका नाम? वास्तविक संख्या। ठीक है, देखिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और नॉलेज के लिए भी। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है, इस चैप्टर को जानने से पहले आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि इस चैप्टर का आपके एग्जाम में कितना वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए इसमें बता रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? मिनिमम कितना नंबर का रहेगा? 5 नंबर का। ये कहाँ तक चला जाता है? 7 अंक तक भी चला जाता है। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के लिए कितना रहता है? 1 अंक। यानी टोटल अगर 5 क्वेश्चन पूछा तो कितना अंक का रहेगा? और 7 क्वेश्चन पूछेगा तो। इसी तरह से इस चैप्टर से लघुतरीय प्रश्न भी पूछा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव, जो कितना अंक स्तरीय होता है? 2 अंक स्तरीय। ऐसा क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? 3। ये 3 या कभी कभी 2 भी कर देगा। कितना कर देगा? 2। लेकिन मैक्सिमम कितना तक जाता है? 3 तक। इस प्रकार से टोटल मिला के इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कितना नंबर पूछा जाता है? 6 अंक। टोटल मिला के कितना अंक हो गया? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 11 अंक का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि वेटेज कितना रखे हुआ है। उसके बाद एक छोटा सा है कि कभी कभी इस अध्याय से 5 अंक वाले द्वितरीय प्रश्न जो है सो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जब आपको आएगा परिमेय संख्या सिद्ध करें, एक फॉर्मेट में आता है, वो 3 अंक 2 अंक में कभी पूछ देता है। जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर को दिमाग खराब रहता है तो थोड़ा उसको कभी कभी कितना अंक में डाल देता है? 5 अंक में डाल देता है, जबकि उतना वेटेज का है नहीं। इसीलिए इस चैप्टर पर पूरा हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फोकस रखना पड़ेगा, अच्छा से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे। अब जैसे ही इस चैप्टर को हम लोग शुरू करने के लिए चलते हैं, ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम ही है क्या चीज? रियल नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर? रियल नंबर। ठीक है, यानी हिंदी में कहें तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में कहा जाता है कि यह जो संख्या है, वो जितना भी आप संख्या के प्रकार पढ़ते हैं, तो सभी संख्या का क्या होता है? समूह होता है। क्या होता है? तो सभी संख्या का क्या होता है? समूह। मतलब जितना भी प्रकार के आप संख्या पढ़े हुए हैं, उस सब संख्या को शामिल करके कौन सी संख्या बन जाता है? वास्तविक संख्या बन जाता है। इसका मतलब है कि कोई आदमी बहुत बड़ा है तो उस चीज को हमको समझना है, तो सबसे पहले उसके छोटे छोटे पार्ट को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। यानी अगर आप वास्तविक संख्या चैप्टर को समझना चाहते हैं तो आपको सभी संख्या के बारे में जानना सबसे पहले जरूरी है। जब वो संख्या आप जान लीजिएगा तो संख्या के बेस में आता है क्या चीज? अंक। अंक से ही मिलकर क्या बनता है? संख्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं किधर की तरफ? अंक की तरफ। अंक मतलब डिजिट्स। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? डिजिट्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके इस पे डिस्प्ले पर अंक लिखा हुआ है। ये सब कंप्यूटर में इसी तरह से लिखा जाता है और लिखने का तरीका भी यही होता है। एक भले यहाँ पे एक कट उठ है, वो अलग की बात है, डिजाइन बना हुआ है, उससे लेना देना नहीं है आपको। ये सब क्या है? इस मान लीजिए कि ये सभी क्या है? पैक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। हम लोग कहीं भी लिखे तो इसी तरह से लिखिए, ना कि एक को जैसे मनो ऐसे कर दिए, 2 लिखना है तो ऐसे लिख दिए, 3 लिखना है तो इतना लिख दिए। ये सब चीज गलत तरीका है। सही इस तरह से लिखने का है। 0 ऐसे लिखा जाता है, 0। और कभी कभी हम लोग 0 और O में कंफ्यूज हो जाते हैं। O क्या होता है? पूरा गोला होता है।
जबकि जीरो क्या होता है, लंबा होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब टाइप उप करते हैं कहीं पे लिखा रहता है तो इससे हम लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा समस्या में फंस जाते हैं। तो वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग उसका बेसिक पॉइंट पर आते हैं, मुख्य मुख्य बात पर आते हैं। उसमें से सबसे पहला जो इसका बेसिक पॉइंट है वो क्या है, अंक। यहाँ पे लिखा भी है कि गणित की मूल इकाई क्या चीज, अंक। अंक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। अब इस अंक का खोज कैसे होगा, तो देखिए जब दुनिया सब चीज को खोज के चक्कर में था तो उस समय कुछ लोगों ने, यानी उसको गणितज्ञ ही कह सकते हैं, कि किसी भी वस्तु को देखा, किसी भी वस्तु को देखा, जैसे मान लीजिए कि हम एक आदमी को ही देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह का सिंबल था, इस तरह का कोई चीज था, उसको देखा, तो इसको प्रयोग करने के लिए, ठीक है, इसको गिनने के लिए, ठीक है, एक प्रतीक का खोज किया, ठीक है। वो प्रतीक 10 गो था, कितना था, 10 था। उनमें से ही प्रत्येक प्रतीक को ही, संकेत को ही क्या कहा गया, अंक कहा गया, ठीक है। जैसे ये हुआ तो इसके लिए उसने संकेत का खोज किया ऐसा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक। क्या माना उसको, एक। यानी अब ये जहां भी ऐसा लिख देंगे इस तरह का, उसको हमारे गणितज्ञ लोग जो स्टार्टिंग में संख्या सृष्टि का जब निर्माण चल रहा था या जो भी कुछ कहा जाए उस क्रम में इस तरह का जो संकेत का यूज किया तो उसको क्या पढ़ा गया, दो, एक। फिर इसी तरह से इस तरह के संकेत को क्या पढ़ा गया, दो, ठीक है। इसी तरह से इस तरह के संकेत को अगर मान लीजिए कोई चीज, अब जैसे वो ऐसा दो इसी तरह की चीज को देख लिया तो इसके लिए एक संकेत ऐसा दे दिया हो, इस संकेत को क्या बोला गया, दो। इसी तरह से आगे फिर मान लीजिए कि उसी तरह का सेम चीज इतना सारा उसको दिखाई दिया, तो इस संकेत को, इसको गिनने के लिए, इस तरह के वस्तुओं को गिनने के लिए या किसी भी तरह के वस्तु को जो इतना बार बार दिखाई दे उसके लिए उसने किस तरह का संकेत दिया, इस तरह, उसको क्या माना, वो 3। तो इसी तरह से अलग अलग जब वो बहुत बहुत चीज देखने को उसको मिलने लगा तो जब रिपीटेशन, तो किसी चीज के लिए 4 बता दिया, जब 5 बार दिखाई दिया तो उसको 5 दिखाई दे दिया, 6, 7, 8, 9, ठीक है। जब कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो उसके लिए उसने किसका सिंबल दे दिया, इस तरह का प्रतीक दिया। उस प्रतीक को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो, यानी शून्य, ठीक है। क्या कहते हैं, शून्य। जैसे इस तरह का 10 प्रतीक को खोज लिया तो इस 10 प्रतीक में से सभी प्रतीक को क्या नाम दे दिया, अंक। क्या नाम दे दिया, अंक। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या चीज, 8 और 9, इतने चीज को क्या कहा जाता है, अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंक। अंक कहा जाता है, या इंग्लिश में उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं अंक में, उसको डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। जब इसकी खोज हो गई तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारा संख्या बनने लगा, अलग अलग इसका प्रयोग करके अलग अलग चीज बनाया गया, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले आइए इसका डिफिनीशन क्या हुआ कि जिससे संख्या का क्या हो, निर्माण होता है, जिससे संख्या का क्या होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। उधर हम संकेत के रूप में आपको समझा रहे थे, थॉट दे रहे थे कि इसका विकास कैसे हुआ, इसका खोज कैसे हुआ, तो इस तरह से हुआ। अब इसका परिभाषा गणितीय तौर पर क्या हुआ कि जिससे संख्या का क्या हो, निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अंक कहते हैं, ठीक है। अब जब इसकी खोज हो गई तो उन लोगों ने क्या किया कि कुछ प्रयोग करके बताया कि भाई हम इसको खोजे हैं तो ये कितना है, तो उसको खोज कर क्या बताया कि कुल अंक कितना होता है, कौन कौन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये सब क्या होता है, अंक। तो इस प्रकार अंकों की कुल संख्या कितना निकल गया, 10। उसके बाद आया भाई क्वेश्चन बना कि सबसे छोटा अंक कौन है, तो सबसे छोटा अंक क्या है, 0। 0 कहने का मतलब शून्य। सबसे बड़ा अंक कौन है, 9। सबसे बड़ा अंक कौन है, 9। सबसे बड़ा अंक कौन है, 9। तो इस प्रकार अंक में 3 चीज लोगों ने बताया कि भाई सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 9 है। सबसे छोटा अंक कौन है, तो 0 है। अंकों की कुल संख्या कितना है, तो 10 है, ठीक है। इस तरह के सिंबल को ही क्या कहा जाता है, अंक। इसी सब सिंबल का प्रयोग करके
किसका निर्माण होता है? तो अंक का निर्माण होता है। अब इस चीज को अलग ढांचा में बदला, फिर आगे ढांचा में क्या बदला कि इसका कुछ प्रयोग बताया, कि कहा कि जब शून्य भी एक अंक है, तो शून्य जब अंक है तो शून्य के वैल्यू के बारे में कहते हैं ना कि जीरो किसी चीज को क्या बनाता है? हीरो बनाता है, और नहीं तो उसको क्या बनाता है? कुछ भी उसका वैल्यू नहीं रह जाता है। तो कहा कि अगर हम जीरो का प्रयोग किसी अंक के बाईं ओर कर दे, किधर कर दे? बाईं ओर कर दे, तो क्या उस जीरो का कोई वैल्यू होता है? तो नहीं। इसी चीज को वो क्या कहा? असार्थक। क्या कहा? असार्थक। लेकिन जब उसी अंक के दाईं ओर, किधर की तरफ? दाईं ओर, ठीक है, जब किसी भी अंक के दाईं ओर जीरो रहता है तो उसका महत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में शून्य को क्या कहा गया? सार्थक कहा गया। क्या कहा गया? सार्थक अंक कहा गया। किसको? शून्य को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है कि किसी संख्या के आगे यानी पहले, पहले कहने का मतलब किधर? शून्य लगने पर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, मतलब कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लिखे 0.5, इसका मतलब एक लिखने में दिखने में सुंदर लग रहा है, लेकिन इसका वैल्यू कितना है? 5 ही है। उसी तरह से बोला कि किसी संख्या के पीछे यानी किधर? बाद में, बाद में कहने का मतलब दाईं ओर शून्य लगने पर उसका मान क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे अगर हम लिखे 50, तो यहाँ पे यह 05 था तो इसका अंकीय मान कितना था? 5 ही था। लेकिन जैसे ही दाईं ओर आ गया तो इसका अंकीय मान कितना हो गया भाई? 50। क्या समझ में आ रहा है कि इससे ये क्या है? बड़ा हो गया। तो वही चीज यहाँ पे है। इस प्रकार शून्य के बारे में कहा जाता है कि शून्य स्वयं एक कैसा अंक है? असार्थक अंक। जबकि 1 से लेकर 9 तक कैसा अंक है? सार्थक। इसका हमेशा वैल्यू रहता है, चाहे बाएं ओर प्रयोग हो 1 से लेकर 9 तक, चाहे दाईं ओर प्रयोग हो, इसका वैल्यू बनता है। जबकि शून्य के साथ एक समस्या है, जब ये बाईं ओर रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, असार्थक हो जाएगा। अगर दाईं ओर ज्यादा इसका क्या फिर वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये अंक में शून्य के बारे में हम लोग पढ़े। अब आगे चलते हैं फिर। ये चीज यहाँ पे हमको चर्चा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब आ गया है तो स्लाइड अप में तो बना रहे थे तो उस समय इसको डाले हैं। देखो अंकों का छोटी संख्या और बड़ी संख्या बड़ी पूछता है, ये जूनियर क्लास में पूछता है, तो उसको जान लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले से पढ़ के आए होइएगा। किसी भी अंक का, जैसे एक अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होता है और सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? 2 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होता है और सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? 3 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होता है और सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? 5 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होता है और सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? अभी हम सीधे बोले जा रहे थे, आप भी उसको बोल रहे थे। इसका निर्माण कैसे होता है? तो हमारे जो गणितज्ञ थे, जो गणित की दुनिया में छोटा मान और बड़ा मान के लिए खोज रहा था, उन्होंने कंसेप्ट दिया। क्या कंसेप्ट दिया? तो कंसेप्ट उन्होंने ये दिया कि छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिखते हैं सबसे पहले। क्या लिखते हैं? 1। और 1 में से जितना अंक का हमको लिखना रहेगा उस वैल्यू को में से 1 माइनस करके उतना क्या लगा देते हैं? 0। अब जैसे देखो यहाँ पे हमने 4 अंक का नहीं लिखा है, तो मान लो कि हमको लिखना रहेगा 4 अंक की छोटी संख्या। कौन सी संख्या? छोटी संख्या। किस अंक का? 4 अंक का छोटी संख्या। तो 4 अंक के लिए सबसे पहले हम आपको क्या बोले लिखने के लिए? 1। और इस पर कितना जीरो डलाएगा? तो जितना अंक का पूछेगा उससे 1 कम, तो यानी कितना अंक हो जाएगा? 3 वो जीरो। ये मेरा छोटा हो गया। अब इसके बारे में बोला फिर कि बड़ी संख्या लिखने के लिए जितना अंक का पूछेगा उतना बार हम लोग क्या लिख देते हैं? 9। अब जैसे यहीं पे देखिए हम आपसे 4 अंक का पूछ रहे हैं, तो कितना बार 9 लिख देंगे? 4 बार। तो ये छोटी संख्या और बड़ी संख्या लिखने के लिए हमारे गणितज्ञ लोगों ने क्या दिया था? कंसेप्ट दिया था। उसी चीज को यहाँ पे लिख रहा है कि सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन एक अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1 होता है। मतलब ये जैसे यहाँ पे आया ना भाई, आपने तो पूछा अभी पढ़े हम लोग कि सबसे छोटा अंक क्या है? तो 0। सबसे बड़ा अंक क्या है? तो 9। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा था? 1 अंक का। तो भाई 0 भी तो 1 अंक है, तो ऐसा नहीं, ये ध्यान रखना है कि 1 अंक का छोटी संख्या पूछे तो हम 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसका कोई वैल्यू
यही पढ़ाने के लिए पीछे हम आपको सार्थक और क्या पढ़ा रहे थे, असार्थक। ठीक है, जीरो अगर सीधा अकेले रहेगा या किसी संख्या के बाईं ओर लग जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वह एक सिर्फ असार्थक अंक बन के रह जाता है। तो जिस चीज का कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है कि वो, इसीलिए एक अंक का सबसे छोटी संख्या क्या बना, एक बना, और सबसे बड़ा क्या बना, 9। तो इस तरह से हम लोग अंक को बनाने के लिए जान गए कि कैसे बनाना है। अब आगे चलते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, सबसे पहले जब अंक पढ़ लिए, छोटी संख्या बड़ी संख्या अंकों का बनाना पढ़ लिए, तो अब हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज, सबसे पहला यहाँ से शुरू होता है संख्या। ठीक है, तो भाई संख्या में होता क्या है, तो इसमें से पहला होता है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या से पहले इसके साथ एक शब्द लगा हुआ है, क्या चीज, संख्या। अंक नहीं लगा हुआ है, प्राकृत अंक नहीं लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, संख्या। तो पहले हम लोग संख्या के बारे में जान लेते हैं कि ये संख्या होता क्या है। संख्या कहने का मतलब है नंबर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, नंबर। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक, कितना, दो या दो से अधिक अंकों को आपस में मिलाया जाता है, या दो या दो से अधिक अंक आपस में मिलकर जिस चीज का निर्माण करता है वही चीज क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। ठीक है, पीछे भी हम लोग पढ़े हैं कि अंकों का उपयोग किसको लिखने में मदद करता है, संख्या को। हमने क्या बोला, दो या दो से अधिक, तो दो अंक का ये हो गया, ये क्या हो गया, एक दो अंक है, तो ये मेरा क्या है, संख्या। 12 मेरा क्या हो गया, संख्या। क्या 0 से लेकर 9 तक संख्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा, वो अंक होगा। तो अंकों के सहयोग, ये नियम है, संख्या का निर्माण कब होता है, तो दो या दो से अधिक अंकों के सहयोग से जिस चीज का निर्माण होता है उस चीज को क्या कहते हैं हम लोग, संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते फिर। तो इस संख्या में से सबसे पहला हम लोग को क्या पढ़ना है, एक नंबर में प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। अब आइए प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं कि प्राकृत संख्या कहते किसको है। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कौन सा नंबर बोला जाता है, नेचुरल नंबर। और इसका एकदम छोटा सा डिफिनीशन है कि गिनती की संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। किस संख्या को, गिनती की संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या। और हम लोग गिनती कहां से शुरू करते हैं, एक से। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते 5 6 7 कहां तक जा सकते हैं हम लोग, ये सभी क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो शुरुआत इसकी कहां से होती है, कहां तक हम लोग पहुंचते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जब शुरुआत इसका 1 से होता है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा। इसी प्रकार सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, क्या होगा, अनंत। अनंत कोई हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई अनंत के बारे में जानता है कि क्या होता है, नहीं ना, उसका कोई परिभाषा नहीं, अनंत का कोई परिभाषा नहीं है, इसीलिए अनंत को ही हम लोग क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। अब आगे आता है कि इसको सूचित किससे किया जाता है, तो सूचित इसको जो है इसके समूह को बताया जाता है हमेशा किस चीज से, कैपिटल एन से, बड़ा वाला एन से प्राकृत संख्या के परिवार को क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। शुरुआत यानी हम आपको देखिएगा ऐसे लिखा रहेगा एन करके 1 2 3 4 5, एन जैसे ही लिख दिया मतलब ये सब क्या लिखा जा रहा है, प्राकृत संख्या लिखा जा रहा है। तो प्राकृत संख्या किसकी संख्या को कहते हैं हम लोग, गिनती की संख्या को कौन सी संख्या कहा जाता है, प्राकृत। सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन होता है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है, अनंत। कहने का मतलब अपरिभाषित। इसको सूचित किस चीज से किया जाता है, कैपिटल एन से। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार लाकर बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि लगातार दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा क्या होता है, लगातार दो प्राकृत संख्या का मसा हमेशा कितना आता है। अब किसी का भी आप निकाल कर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम 2 और 3, ये तो प्राकृत संख्या है ना जी, इसका मसा निकालते हैं
तो मसा निकालने का मतलब है कि 2 से किस में भाग देंगे, 3 से। एक मर्तबे लग गया, एक शेष बचेगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 आ जाएगा, फिर ये 2 दफा कट जाएगा, कैंसिल। कितना आया, कोई भी 2 प्राकृत संख्या लगातार ले लो, उसका मसा हमेशा कितना आएगा, 1। उदाहरण के तौर पर हमने करके दिखा दिया, उदाहरण कितना, 2, 3 का मसा कितना आया, 1 ही आया ना जी। तो 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का मसा कितना आता है हमेशा, ध्यान रखिए इस चीज को। इसके बाद है नेक्स्ट, हम लोगों को पढ़ना है कौन सी संख्या, इसको इंग्लिश में कौन सा नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। देखिए ये क्या है, प्राकृत संख्या के समूह में किसको शामिल कर देने पर, तो जीरो को शामिल करने पर कौन सी संख्या बनती है जी, पूर्ण संख्या बनती है। अर्थात जब गिनती का शुरू हम लोग 0 से कर देते हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा होते होते कहां तक जाते हैं, ठीक है, तो वो मेरा कौन सी संख्या का समूह कहलाता है, पूर्ण संख्या। देखो इसी का एग्जांपल देखें, ये तो प्राकृत संख्या है ही, इसमें हम लोग शामिल किसको कर दिए, 0 को। जब 0 से प्राकृत संख्या को शामिल करके क्या बना लिए, 0 से गिनती करते करते कहां तक पहुंच गए, तो ये किसका समूह हो गया, पूर्ण संख्या का समूह हो गया। किसका समूह हो गया, पूर्ण संख्या का समूह हो गया। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में जब शून्य को शामिल करने पर कौन सी संख्या बनता है हम लोगों का, पूर्ण संख्या बनता है। इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या फिर कौन होगा, अनंत होगा। और अनंत का ही मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, शुरुआत कहां से करते हैं हम लोग, अब इसको सूचित किस चीज से किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि पूर्ण संख्या को, किस संख्या को, पूर्ण संख्या को किससे सूचित किया जाता है, इसका नाम है होल नंबर, यानी इसको किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल डब्ल्यू से, बड़ा वाला डब्ल्यू से। किसको सूचित किया जाता है, पूर्ण संख्या को। किससे सूचित किया जाता है, पूर्ण संख्या को किससे सूचित किया जाता है, डब्ल्यू से। प्राकृत संख्या को, सबसे छोटा प्राकृत संख्या, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, कोई दिक्कत है, तो ये हम लोग किसके बारे में जान लिए, अभी पूर्ण संख्या के बारे में जान लिए। चलिए आगे चलते फिर हम लोग। अब जब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या आपने पढ़ लिया, तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि भाई अभी तो हम पूरा पूरा अंक देख रहे थे, क्या 1.5 पूर्ण संख्या होगा, तो नहीं होगा, डेसिमल में ये नहीं होता है। ठीक है, इतना कंसेप्ट अपने अंदर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए, जब हम लोग पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या पढ़ लिए, तो सबसे मेन ध्यान देने वाला बात है आपको, जब आप 10वीं कक्षा में जाइएगा या 10वीं कक्षा के जब सांख्यिकी चैप्टर बनाइएगा, तो आपको वहां पे क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का क्या ज्ञात करिए, माध्य ज्ञात करिए, या प्रथम 7 प्राकृत संख्या का क्या ज्ञात करिए, माध्य ज्ञात करिए। तो हम लोग इतना ना पढ़िए लिए पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कि अभी तो ध्यान रहेगा, लेकिन जब आप एग्जाम टाइम में जाइएगा तो आपके साथ एक समस्या आ जाता है, आप भूल जाते हैं कि पूर्ण संख्या का शुरुआत कहां से हो रहा है और प्राकृत संख्या का शुरुआत कहां से हो रहा है। इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक है जिसको हम अपना अंदर बना के रखे हुए हैं, उसको ध्यान से रखें। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्राकृत, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, यही पढ़ा। ठीक है, आपको जब समझ में ना आए कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है कि 0 से, पूर्ण संख्या 1 से शुरू होता है कि 0 से, तो इस समय आप क्या करेंगे, उसको नाम हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, और मेरे इस कंसेप्ट को याद रखिए। देखिए ये क्या है, प्राकृत, तो देखो इस अपने नाम में ही एक चीज को छुपा कर रखा हुआ है, देखो एक डंडा को छुपा कर रखा हुआ है, मतलब प्राकृत किससे शुरू होगा, अब देखो पूर्ण, ये देखो ये दोनों चीज को छुपा के रखा हुआ है। अगर इस चीज को उठाकर हम यहाँ पर लिया है इसे, मतलब ये किससे शुरू होगा, फिर उसके बाद, यानी पूर्ण संख्या की शुरुआत किससे होती है, इसके नाम में छुपा हुआ कि नहीं, पूर्ण में टवर्गिना लिखते हैं ना जी, तो इसको लिया ये हो गया 0 से। अब प्राकृत में ये वाला उठा के बाहर लिया ये, तो यानी प्राकृत की शुरुआत किससे होती है, इसी तरह से पूर्ण की शुरुआत किससे होती है, 0 से होता है। तो ध्यान रहेगा, आपको कभी भी पूछा है प्रथम 5 पूर्ण संख्या बताइए, तो क्या होगा, 4 तक ना कि 5 तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि 0 भी उसमें क्या होता है, शामिल है। पूछा कि 7 प्राकृत संख्या बताइए, इसमें 7 तक जाएंगे, इसमें 0 शामिल नहीं है।
तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या समझ में आ गया। जब ये पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या आपने समझ लिया तो ये दोनों मिलकर एक चीज का निर्माण करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं उसको, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंटीजर्स। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंटीजर्स। अब ये जैसे ही इंटीजर्स आया तो एक संपूर्ण संख्या रेखा का निर्माण करता है। संख्या रेखा क्या है, तो यह एक प्रकार का सरल रेखा है। क्या है, एक प्रकार का सरल रेखा है। इसकी दाईं छोर पर, किस छोर पर, दाईं छोर पर प्लस इंफिनिटी होता है और बाईं छोर पर क्या होता है, माइनस इंफिनिटी होता है। ठीक है, और ठीक बीच में, ठीक कहां, बीच में शून्य जो है सो क्या होता है, बैठा रहता है। शून्य क्या रहता है, बैठा रहता है। अब शून्य से दाईं ओर, किधर की तरफ, दाईं ओर धनात्मक प्राकृत संख्या को लिखा जाता है। किस संख्या को लिखा जाता है, धनात्मक प्राकृत संख्या को लिखा जाता है। उसी तरह से शून्य से बाईं ओर, शून्य से किधर की तरफ, बाईं ओर, ठीक है, ऋणात्मक कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या को लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है, इसके बाद 1-1 सेंटीमीटर का बराबर बराबर दूरी लेकर +1, +2, +3, +4, +5, +6, इसी तरह से 1 सेंटीमीटर का -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे लिखते लिखते हम लोग दाईं ओर प्लस इंफिनिटी तक जा सकते हैं। ऐसे ही लिखते लिखते बाईं ओर हम लोग किधर की तरफ तक आ सकते हैं, और इस सभी मान को संख्या रेखा पर लिखे गए सभी पूर्ण अंकों के समूह को, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, शून्य सहित, शून्य को लेते हुए, ठीक है, इस समूह को ही कौन सी संख्या कहा जाता है। देखो उसी का एकदम पूरा आपको यहाँ पे लिखा गया हुआ है। ये संख्या रेखा है, इसको हम किधर की तरफ, इधर की तरफ जा रहे हैं माइनस इंफिनिटी, इधर की तरफ जा रहे हैं प्लस इंफिनिटी, ठीक बीच में क्या है, 0। ध्यान रखिएगा 0 ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही तो क्या है, शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना तो एकदम फिक्स है, ना वो पॉजिटिव हो सकता नहीं, ये बॉर्डर है, 0 मिडिल में रहता है। ठीक है, तो बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक यानी शून्य से सब क्या होता है, छोटा। बाईं ओर जो भी मान आता है वो सब क्या होता है, शून्य से छोटा। यानी लिखेंगे उसको क्या, जैसे हमको लिख दिए 0, -6, 5, 7, 8, कितना भी अंक लिख दीजिए, ओकरा आगे माइनस लगा दिए, ये कितना भी बड़ा होगा सब 0 से क्या होगा, 0 इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा माइनस वाला जितना भी मान होता है सब 0 से क्या होता है, छोटा ही होता है। तो उसके बाद वाला अंक से भी क्या होगा, छोटा ही ना होगा। 1 से भी ये क्या हो जाएगा, 1 से भी क्या हो जाएगा, 2 से भी क्या हो जाएगा, 3 से भी क्या हो जाएगा, छोटा। तो वो अलग कंसेप्ट था। अभी हम लोग किसको पढ़ रहे थे, पूर्णांक संख्या। इंटीजर क्या होता है, तो संख्या रेखा पर दर्शाए गए, अब इसको अच्छा से डिफिनेशन आप समझ लीजिए, सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहित संख्याओं का समूह कौन चीज कहलाता है, ये दशमलव में नहीं हो सकता, ये पूरा पूरा क्या रहता है, अंक। देखिए इसका नाम है पूर्णांक। पूर्णांक का संधि विच्छेद करिएगा तो ये क्या आ जाएगा, पूर्ण जोड़ अंक। पूर्ण मतलब पूरा पूरा क्या चीज, अंक। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या, जो मुख्यतः किस संख्या को मिलकर बन रहा है, प्राकृत संख्या को मिलकर बन रहा है, वो धनात्मक और ऋणात्मक लेकर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे समस्या आता है आपके लिए कि भाई सबसे छोटा पूर्णांक कौन होगा और सबसे बड़ा पूर्णांक कौन होगा। तो बताइए सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, सबसे छोटा पूर्णांक होगा ऋणात्मक अनंत। अब ऋणात्मक अनंत को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपरिभाषित। कोई देखा है भाई कि कितना है, यानी इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटा पूर्णांक को भी हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जहां पर अपरिभाषित लिखा रहता है ना, मतलब आप समझिए कि उसको आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। उसी चीज को हम लोग 3 चीज बोलते हैं, या तो अनंत बोलते हैं, या अपरिभाषित बोलते हैं, या इसी चीज को क्या बोलते हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। समझ आई बात। तो फिर बड़ा पूर्णांक क्या होगा, पॉजिटिव अनंत। पॉजिटिव अनंत, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिभाषित।
अभी समझाए हैं कि अनंत या अपरिभाषित कोई क्या कहा जाता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो छोटा बड़ा समझ में आ गया, ये पूर्णांक के साथ है, जबकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के साथ हमको छोटा मिल रहा था। छोटा प्राकृत संख्या क्या था, छोटा पूर्ण संख्या क्या था, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो, अब इसको संकेत, इसको सूचित किससे किया जाता है, ठीक है, तो देखो इसका नाम क्या है, इंटीजर्स, इसीलिए इसको किस चीज से सूचित किया जाता है, या इसी चीज को जेड से भी कहीं कहीं पर क्या किया गया रहता है, सूचित किया गया रहता है, इसके लिए घबराना नहीं है। पूर्णांक को अधिकांश समय आपको कौन चीज से सूचित करेगा, किसी किसी बुक में जेड से भी लिखा रहेगा, तो घबराना नहीं है, उससे किसको सूचित किया जा रहा है, पूर्णांक को ही सूचित किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अभी सीख गए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या सीख गए, और क्या सीख गए, पूर्णांक संख्या सीख गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब आगे चलते हैं। अब आता है सम संख्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इवन नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं, चलो देखो, इवन नंबर पहचानने का मुख्य तरीका है कि एक मशीन है, इस मशीन में आप कोई भी अंक या संख्या को डालिए, उसमें आप 2 से अगर भाग देते हैं, 2 से भाग देने के बाद यदि वह पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, पूरा पूरा क्या हो जाए, तो वो संख्या जो पूरा पूरा कट जाएगा उसके लिए शेष कुछ भी नहीं बचेगा, तो वो संख्या ही कौन सी संख्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। कौन सी संख्या कहलाता है जी, सम संख्या कहलाता है। तो क्या इसका डिफिनेशन निकला, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, तो ऐसी संख्या की कौन सी संख्या कहते हैं हम लोग, सम संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत क्या है कि कोई भी अंक या कोई भी संख्या दिया हो, उसमें किससे भाग देकर देखेंगे, अगर वह कट जाएगा, जैसे हम इस मशीन में डाले 1 2 3 4 5 6 7, एक में 2 से भाग दिए नहीं कटा, 2 में भाग दिए कट गया, 2 मेरा सम संख्या होगा, 3 को भाग दिए नहीं कटा, 4 को दिए कट गया, 6 भी कट गया, 8 भी क्या हो गया, कट गया, तो ये 2 4 6 8 मेरा कौन सी संख्या हो गया, सम संख्या। तो वैसी संख्या जिसमें अगर हम 2 से भाग दे वो पूरा पूरा कट जाएगा, जिसी को बोला जाता है पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, वो सभी संख्या मेरा कौन सी संख्या होता है जी, सम संख्या होता है। समझ में आ रही है बात। अब देखिए सम संख्या के एग्जांपल है 2 4 6 8 डॉट डॉट कहां तक ले, इंफिनिटी तक। इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, सबसे छोटी सम संख्या कौन हो जाएगा, और सबसे बड़ी सम संख्या कौन हो जाएगा, अनंत, प्लस अनंत या अनंत लिख सकते हैं, यानी अपरिभाषित नहीं किया जा सकता। अब इसको सूचित किससे किया जाएगा, इसका नाम देखिए क्या है, यानी कैपिटल ई से इसको क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, किसको, सम संख्या। इतना चीज आप पहले से जानते थे, लेकिन आपको 10वां में सवाल जो पूछेगा उस पे जानिए। आपसे पूछेगा क्या कि 5n, ठीक है, जहां n एक क्या है, प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो बताइए क्या यह एक सम संख्या होगा, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या अगर यानी इसका 5n का मतलब हुआ ये 5 गुने क्या है, n है, 5 गुने क्या है, n है, ठीक है, लेकिन एक n मेरा क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या है, तो अगर हम 5 में 1 से गुना करेंगे तो ये मेरा कितना वैल्यू आएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 एक सम संख्या होगा क्या, नहीं होगा। तो उसके लिए देखिए सम संख्या का व्यापक रूप क्या निकला, तो सम संख्या का व्यापक रूप निकला जो आपके एग्जाम में पूछेगा कि जब उसके आगे मल्टीप्लायर के रूप में क्या रहे, 2 रहे, या 2 का क्या रहे, गुणज रहे, 2 रहे या 2 का क्या रहे, गुणज का मतलब पहाड़ा, 4 6 8 10 12 14, ठीक है। अगर आपको लिख दे 2 गुने m, या लिख दे 4 गुने m, या 16 गुने m, ठीक है, और कहे कि m एक कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो इस फॉर्मेट के कोई भी संख्या जो मिलेगा वो हमेशा कौन संख्या बनेगा, सम संख्या ही बनेगा, ठीक है। यानी m प्राकृत संख्या का कुछ m दे, n दे, p दे, q दे, x दे, उससे मतलब नहीं है। आपको किससे मतलब है, उसके आगे जो गुना के रूप में जो चीज लगा वो या तो 2 होना चाहिए या 2 का क्या होना चाहिए,
तो इससे 2 का गुना 4 16 20 भी रहेगा, गुणे m रहेगा। तो जब किसी भी प्राकृत संख्या में सम संख्या के गुणज से गुना किया जाता है तब ये जाके वो मेरा कौन सी संख्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है, एकदम ये फिक्स है। इसका अपोजिट भी हो सकता है, उस समय आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो इस फॉर्मेट का है तो होगा कि नहीं होगा। तो जैसे अभी हम 5m लिखे थे, अगर उसमें 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था 5m, बताइए वो होगा कि नहीं। अभी तो ये गुणज था, तो अगर यहाँ पर अगर गुणज विषम संख्या आ जाएगा, कौन संख्या आ जाएगा, विषम संख्या, ठीक है, और m मेरा प्राकृत संख्या रहेगा, तो इस कंडीशन में प्राप्त संख्या सम संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस फॉर्मेट में 2 के गुणज के रूप में रहेगा तो इसमें एकदम फिक्स है कि उससे प्राप्त संख्या हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त। बात समझ में आ रहा है हम क्या समझा रहे हैं? सो तो ये आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, आगे भी और चीज पूछेगा, चलो ध्यान से समझते चलो। अब ये दूसरा स्टार ला के देखिए, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लगातार 2 सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा क्या होता है, और लगातार 2 प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा क्या होता था, 1। इसी तरह से लगातार 2 संख्याओं का, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना आता है जी, 2 आता है। क्या आता है जी, 2 आता है। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। ये पीछे जो हम लोग पढ़े थे उस समय का ये दिया हुआ है, पदानुक्रम, पूर्णांक, ऋणात्मक भी हो सकता है, पूर्ण संख्या प्लस 0, प्राकृत संख्या, ये सब है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये वैसे ही स्लाइड में है, इसको एक बार सिर्फ देख लिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि सभी प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पूर्ण संख्या की शुरुआत किस चीज से होता है, तो सब पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या जबकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। वही थॉट था, उसको हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर ये जो आपके क्लास के लिए बहुत जरूरी है, जो परीक्षा में सीधा आता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना रहे, इसके लिए फॉर्मूला होता है n + 1 बटे क्या चीज। अब जैसे आपको हम एक सवाल अभी बोल रहे थे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करिए, तो आप क्या करते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप उसको लिखते 0 1 2 3 4, तो अभी सबको जोड़ते और तब इसमें क्या करते, 2 से सिस्टम में है 1 2 3 4 5 वो है, तो 5 से क्या करते जोड़ के, 4 3 7 2 9 1 10, 10 बटे क्या होता है 5, तब कितना आता है आपको माध्य। जबकि इसका एक शॉर्ट कट ट्रिक है कि प्रथम n, दरअसल वहां पे पूर्ण संख्या ले लिए हैं, प्राकृत संख्या के लिए 0 का हटा दीजिए यहाँ पे, वो दूसरा गलत है, इसका एग्जांपल हमने दे दिया है, वो छोड़िए, अभी पहले इसको समझिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n + 1 बटे 2। अब जैसे देखो हम कह रहे हैं आपको कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताइए, तो क्या हो जाएगा, n के जगह पर कितना आ गया, यानी इसको लिख सकते हैं 7 + 1 बटे 2, यानी 8 बटे क्या हो जाएगा, कितना आ गया, फॉर्मूला याद है तो अब जोड़ लो। प्रथम 7, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़िए, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28, 28 बटे 7 कितना आ गया, कितना आया था। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तो आप वहां पे आपको समय क्या हो सकता है, बन सकता है। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माध्य, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो n - 1 बटे क्या चीज, 2। अब इसी चीज को समझिए। अब जैसे हमने आपको बोला कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य बताइए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते 0 1 2 3 4 बटे 5, सबको जोड़िए 10 बटा 5 कितना हो जाएगा 2। हाँ, लेकिन फॉर्मूला क्या है कि n - 1, n का मान कितना आ गया, यानी 5 में से 1 घटा दीजिए, बट्टा में 2 कर दीजिए, यानी 4 बटे क्या आ गया, कितना आ गया, ये 2 आया था, ये भी 2 आया था। तो आप कंसेप्ट को बनाइए या इस फॉर्मूला को बनाइए, फॉर्मूला बनाने पर आपका समय क्या हो जाएगा, उस पर बनाने पर आपको समय क्या होगा, ज्यादा लगता है, उसको छोड़िए। फिर आगे चलते, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1 बटे क्या चीज 2, अगर उसका योगफल ज्ञात करना है। अब जैसे हम यहाँ पर 7 प्राकृत संख्या का योग कैसे लिखे, जोड़ के निकाले हैं ना, अगर ये फॉर्मूला याद रहता तो सीधे निकल जाएगा, क्या होगा n × n, कितना प्राकृत संख्या का योग निकालना है 7, n के जगह पर हो जाएगा 7 × 7 + 1 बटे क्या चीज, यानी इसका मान हो गया 7 × 8 बटे क्या हो जाएगा, 2 चौका कितना हो जाएगा
7 चौका कितना आ गया, जब आप इसको जोड़े थे तभी कितना आया था। तो अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं, समय बचा के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते थे। इसी तरह से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और पूरा का बट्टा में कितना 6। इसी चीज को लिखा है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बाई क्या चीज 6, जो इस फॉर्मेट में n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बट्टे क्या चीज 6। किसके लिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। इसी तरह से घन का योग का पूछेगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 और सबका क्या चीज होल स्क्वायर। मतलब इसको ऐसे लिखना है n इंटू n प्लस 1 और तब सबके बट्टा में क्या चीज, जब इसका काम कर लेंगे तब इसका क्या निकाल देंगे होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला का कहने का मतलब ये सब रटिएगा या समझिएगा, जो आएगा अपना कर लीजिएगा। ये हम आपको इसलिए बताए हैं कि इसका आगे जब आप पढ़ लिख के आगे जाइए तो कंपटीशन में भी यूज है, यहाँ तक कि 10th में भी आपको क्या करना है, इसका प्रयोग करना है। तो ये हम लोग अभी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या से संबंधित बात को जाने। चलो आगे चलते हैं। तो ये रहा आज का इतना, कहां तक हम लोग पढ़ लिए, सम संख्या पर है, पूर्ण संख्या पर है, प्राकृतिक संख्या पर है, ठीक है, पूर्णांक संख्या पर है। एक छूट गया कौन चीज, विषम संख्या। तो आइए उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग कि विषम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या में ही चलते हैं पहले हम लोग। सम संख्या के बारे में ये है, सम संख्या का जस्ट अपोजिट होता है कौन सी संख्या, विषम संख्या। सम संख्या का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है कौन सी संख्या, विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या हम लोग किसको कहेंगे, विषम संख्या किसको कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑड नंबर्स। आप नंबर भी लिख सकते हैं या नंबर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विषम संख्या यानी ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होता है, तो ऑड नंबर की भी पहचान करने के लिए यही मशीन यूज करेंगे। क्या करेंगे कि मशीन में जो भी अंक या संख्या दिया रहेगा उसको ले लेंगे, लेने के बाद उसमें किससे भाग देके देखेंगे, 2 से। अब जैसे हम इसमें इतना सारा डाल दिए, मान लिया वो 9 भी डाल देते, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही डाले तो बताओ इसमें 2 से भाग देंगे, जिसमें पूरा पूरा 2 से भाग नहीं लगेगा, पूरा पूरा 2 से नहीं कटेगा। जैसे 1 में 2 से भाग देंगे कटेगा, तो मेरा 1 हो गया, 2 तो कट जाएगा, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। 3 में भाग दिया, 3 कटेगा, 3 हो गया। 4 में भाग देंगे, 4 कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा तो 4 नहीं लेंगे। 5 में भाग देंगे, 5 कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। 6 में भाग देंगे, कटेगा, नहीं लेंगे। 7 में भाग देंगे, कटेगा, फिर किस में भाग देंगे, 9, 8 तो है नहीं यहाँ पे, 9 डाले हुए इस मशीन में, तो 9 में भाग देंगे तो 2 से पूरा पूरा कटेगा, तो मेरा 9 हो गया। यानी 1 3 5 7 9 ऐसा ऐसा होते होते कहां तक चले जाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। कहां तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा विषम संख्या कौन हो गया, और सबसे बड़ा विषम संख्या कौन होगा फिर, इन्फिनिटी। अब इसको सूचित किस चीज से करेंगे हम लोग, तो सूचित किससे करेंगे, ओ से। ये मेरा 0 लिखा आ गया, ये ऐसे, सॉरी सही लिखे थे ना जी, ओ पूरा गोले ना होता है, तो सूचित किससे किया जाता है, ओ से किया जाता है, ठीक है। अब इसमें बताइए कि भाई अब सम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा, तो सम संख्या का व्यापक रूप जो होता है उसमें कुछ भी रहे मल्टीप्लायर, सीधा उसमें क्या जोड़ दीजिए, 1। यानी यह जो मल्टीप्लायर होना चाहिए विषम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सम का गुना था ना 2, ये मल्टीप्लायर विषम होना चाहिए, और ये कोई भी प्राकृतिक संख्या हो तो उसको हम लोग किस चीज से जोड़ देते हैं उसमें, 1। देन मेरा वो कौन सी संख्या प्राप्त होता है, विषम संख्या प्राप्त, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे आगे वाला फॉर्मेट में जो मेरा पीडीएफ है उसमें हम आपको क्या करेंगे कि विषम संख्या और क्या अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, आधा क्लास और बच गया जो अगले पेज में होगा, क्योंकि टाइम क्या हो जाएगा फिर ज्यादा हो जाएगा, टाइम लिमिट है, फाउंडेशन। तो ये रहा हम लोग आज इतना सारा, ठीक है। जो समझ में आएगा अपना कर लीजिएगा उसमें।